Hello and assalamu alaikum. Welcome to a new video. In this video I will guide you how to apply for a medical university in China and the documents you need and where to attest them. Proper documentation play a critical role for securing admission to a medical university. एक proper documentation आपको बहुत हेल्प करता है, हेल्पफुल रहता है आपके एडमिशन स्क्वेयर करने के लिए। सो फर्स्ट ऑफ़ ऑल ये एक फ़र्स्ट स्टेप है, तो आपको इस चीज़ पे अच्छे से काम करना चाहिए डॉक्यूमेंटेशन पे, क्योंकि ये आपकी जर्नी का फर्स्ट स्टेप है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। सो दिस वीडियो इज़ अबाउट डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड, कौन सी डॉक्यूमेंटेशन चाहिए और कैसे अप्लाई करना है। इसी बेस पे बनाइए अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस और थोड़ा बहुत रिसर्च के बाद, लोगों से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ अपकमिंग स्टूडेंट्स के लिए। क्योंकि जब हम खुद भी आ रहे थे तो काफ़ी थोड़ी बहुत इस चीज़ में हमें परेशानी हुई थी डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से। स्टार्टिंग में हमें ऑफिस जाना पड़ रहा था, फिर वापस आना पड़ रहा था क्योंकि आपने गलत किया। सो इस वीडियो में आपको फुल गाइड किया जाएगा कहाँ से अटेस्ट कराना है, कहाँ कौन सी डॉक्यूमेंट्स चाहिए और कौन सी डॉक्यूमेंट्स को अटेस्ट कराना है। सो स्टार्ट करते हैं अब। हाउ टू अप्लाई फॉर अ मेडिकल यूनिवर्सिटी इन चाइना। सो इट्स सिंपल, इसमें कोई मुश्किल वाली बात नहीं है, ये बहुत सिंपल है। आप डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में अप्लाई नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ क्योंकि लैंग्वेज बैरियर है, इस वजह से आप डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर सकते, आपको एजेंट के थ्रू ही करना पड़ेगा। सो जो वहाँ पे रिक्वायरमेंट्स रिक्वायर्ड होती है उनमें आपका एफएससी, मैट्रिक के जो मार्कशीट्स और पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट और आपका जो पासपोर्ट होता है, दैट्स इनफ। एंड वन वाइट बैकग्राउंड पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो। सो आपने इस और एक जो फिज़िकल फॉर्म और एक मेडिकल एप्लीकेशन फॉर्म और एक मेडिकल फॉर्म होता है जो यूनिवर्सिटी की तरफ से प्रोवाइड की जाती है, वो एजेंट आप तक पहुंचा देगा। उसको फिल करने के बाद आपने एजेंट के हवाले करने हैं डॉक्यूमेंटेशन, वो यूनिवर्सिटी में आपका लिए एडमिशन के लिए अप्लाई कर देगा। दिस इज़ द आफ्टर दैट 2-3 डेज़ के बाद आपके लिए एडमिशन नोटिस निकल आएगा। दिस इज़ क्लियर हाउ टू अप्लाई। यहाँ से अप्लाई आपका हो जाता है ख़त्म। दिस डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड फॉर अप्लाई, हाउ टू अप्लाई। आफ्टर दैट जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होती है चाइना एम्बेसी की तरफ से आपके वीज़ा के लिए, क्योंकि जब आपके एडमिशन अप्लाई होने के बाद जो एडमिशन नोटिस आती है या JW काफ़ी 1 मंथ, इट टेक 1 मंथ 1.5 मंथ इसका प्रोसेसिंग होता है। उसके बाद जो आपने चाइनीज़ एम्बेसी रिक्वायरमेंट्स टू अप्लाई फॉर ए स्टडी वीज़ा के लिए जो डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होंगी आफ्टर अप्लाई, उसके बाद जो आपने डॉक्यूमेंट्स के साथ अप्लाई करनी है वीज़ा के लिए, तो जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है मैं उनका नाम 1 बाय 1 बताऊंगा। उसके साथ में जहाँ कहाँ से आपने उन डॉक्यूमेंट्स को अटेस्ट कराने हैं वो भी साथ बता दूंगा ताकि वीडियो लंबी ना हो। फर्स्ट ऑफ ऑल मैट्रिक के ओरिजिनल सर्टिफिकेट आपने अटेस्टेड बाय ICBC एंड मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स। आपने मैट्रिक के ओरिजिनल सर्टिफिकेट ICBC और मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से अटेस्ट कराने हैं। नंबर 2, FSC के ओरिजिनल सर्टिफिकेट आपने अटेस्ट कराने हैं, अटेस्टेड फ्रॉम ICBC एंड मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स। आफ्टर दैट पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट आपने अटेस्ट कराने हैं, सिर्फ मोफा से मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स है। उसके बाद पासपोर्ट आपको चाहिए, उसको कहीं पे अटेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं है पासपोर्ट आपको चाहिए। लेकिन बैंक स्टेटमेंट विथ क्लोजिंग मिनिमम बैलेंस PKR 40 to 45 लाख, आपकी बैंक स्टेटमेंट में 40 से 45 लाख कम से कम उसके बैंक स्टेटमेंट में होना चाहिए, ताकि एम्बेसी से आपको इजीली वीज़ा आपका लग सके, क्योंकि इससे कम होगा तो वो आपको वीज़ा नहीं देंगे। इस वजह से ज़्यादा होता है तो और भी बेहतर है 40 to 45 लाख से, लेकिन मिनिमम की बात हो रही है 40 to 45 लाख मिनिमम आपका बैंक बैलेंस होना चाहिए। ट्रांजैक्शन हिस्ट्री ऑफ लास्ट 6 मंथ मस्ट बी फ्रेश। आपके बैंक अकाउंट से ट्रांजैक्शन हुई होनी चाहिए 6 मंथ का फ्रेश, ये भी होना चाहिए। बैंक स्टेटमेंट में आपके 6 मंथ की ट्रांजैक्शन होनी चाहिए। और देयर मस्ट बी बैंक स्टैम्प ऑन फर्स्ट पेज एंड द लास्ट पेज ऑफ बैंक स्टेटमेंट लगी होनी चाहिए पहले पेज और लास्ट पेज में। ओनली ब्लड रिलेशन बैंक स्टेटमेंट विल बी एक्सेप्टेड। आपका एक खूनी रिश्ता होना चाहिए, पेरेंट्स, अब्बू, भाई, इस तरह का कोई होना चाहिए बैंक स्टेटमेंट, उन्हीं का ही होना चाहिए। ब्लड रिलेशन मस्ट है। मेंटेनेंस लेटर फ्रॉम बैंक आल्सो रिक्वायर्ड। ये मेंटेनेंस लेटर इज आल्सो कॉल्ड कवरिंग लेटर भी कहते हैं। ये आपको बैंक से मिल जाएगा। आप जब बैंक स्टेटमेंट बनाने जाओगे तो बैंक वालों से कहो कि मेंटेनेंस लेटर भी चाहिए, वो आपको ये भी प्रोवाइड कर देंगे। और इसको भी आपने
मोफा से अटेस्ट कराने हैं। और सॉरी, मैंने ऊपर आप लोगों को स्टेशन के हवाले से मैंने छोड़ दिया था शायद, सो मैं दोबारा बताता हूँ कि जो है उसको भी आपने मोफा से अटेस्ट कराना है, नंबर 1। और उस मेंटेनेंस लेटर की बात हुई, उसे भी आपने मोफा से अटेस्ट कराना है। मोफा से अटेस्ट कराने से काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं, काफ़ी कम चांसेस होते हैं वीज़ा रिजेक्शन के, क्योंकि नाउअडेज़ वीज़ा रिजेक्शन के केसेस आ रहे हैं। इस वजह से आप अपनी तरफ से फुल अपना काम अच्छे से करें ताकि वीज़ा रिजेक्शन के चांसेस कम आए। फ़ारसी बाई नादरा, इसको भी आपने अटेस्ट कराना है मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से। और जिस बंदे की आपने बैंक स्टेटमेंट दी है, चाहे आपका वो पेरेंट्स हो, अब्बू हो, जो भी हो, उनका नाम इसे फ़ारसी में मस्ट होना चाहिए। एफिडेविट ऑफ स्पॉन्सर सपोर्ट भी आपको बनानी है। एफिडेविट ऑफ स्पॉन्सर सपोर्ट, दिस विल बी प्रोवाइडेड बाय द बैंक स्टेटमेंट पर्सन। जिस बंदे की आपने बैंक स्टेटमेंट यूज़ की है, वो आपको ये प्रोवाइड करेगा कि मिसाल के तौर पर आपके अब्बू आपको यहाँ पे भेज रहे हैं, तो उनका एक एफिडेविट बनेगा कि वो वहाँ पे लिखेंगे कि ये मेरा बेटा है और मैं ही इन्हें भेज रहा हूँ और मैं ही इन्हें सेल्फ सपोर्ट करूँगा। आपने अटेस्ट कराना है मोफा से, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से। डब्ल्यू और वीज़ा लेटर फ्रॉम यूनिवर्सिटी से जो आपको मिलती है, और उसके बाद जो यूनिवर्सिटी आपको प्रोवाइड करती है, इन सब को लेकर आपने एक बार फिर देखनी है। और इन डॉक्यूमेंटेशन का ख़ास एक बार फिर, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन बहुत ही ज़रूरी होती है। वीज़ा रिजेक्शन हुई तो आपको फिर आपका टाइम वेस्ट होगा। सो आप 2-3 बार इन चीज़ों को देखकर सही से, आपके कहीं पे पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट या पासपोर्ट नंबर में कोई डिफरेंस ना हो। मेरे साथ ये इशू हुआ था, तो फिर मेरा 1 महीने का फिर थोड़ा मसला हुआ था। इस वजह से इन सारी चीज़ों को क्लियर करते हुए आपने डॉक्यूमेंटेशन को 2-3 बार फिर रिव्यू करने के बाद आपने बिस्मिल्लाह पढ़ के चले जाना है वीज़ा ऑफ़िस में, वीज़ा के लिए अप्लाई करने के लिए। और सम यहाँ पे मतलब इंफॉर्मेशन मिली थी, पाकिस्तान में डिफरेंट प्लेसेस पर वीज़ा रिजेक्शन हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हर बंदे का वीज़ा रिजेक्ट हो रहा हो, लेकिन नई थोड़ी बहुत केसेस आ रही है। और जहाँ तक इंफॉर्मेशन मैंने ली थी, कराची में वीज़ा रिजेक्शन बहुत ही ज़्यादा कम होती है, बल्कि ना होने के बराबर होती है। वहाँ पे जो भी अप्लाई करता है उसका इजीली विदाउट एनी इशू वीज़ा लग जाता है। सो कोशिश करें, अगर आप वहाँ पे एसिस कर सकते हैं, किसी भी सिटी से हो आप पाकिस्तान के, अगर आप एसिस कर सकते हैं तो डायरेक्टली कराची से ही अप्लाई करने की कोशिश करें ताकि आपको कोई इशू ना आए। लेकिन खैर नहीं होता, अगर वो भी इधर उसमें भी कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो आप अपने सिटी या आप अपने एरिया में जहाँ से भी वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि इस्लामाबाद, मैंने इस्लामाबाद से ही करवाया था वीज़ा के लिए अप्लाई, मैंने इस्लामाबाद से ही किया था। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा 3-4 दिन में निकल आया था, कोई वीज़ा रिजेक्शन का कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करने को नहीं हुआ। सो मोस्ट कभी कभी किसी के लिए रिजेक्शन का। सो ट्राई टू, मैं तो ये कहूँगा कि कराची में आप लोग कोशिश करें फर्स्ट इशू ना हो। लेकिन खैर है, अगर आप अपने उसमें करना चाहते हैं तो आप अपने उसमें करें। अगर इफ़ एनी प्रॉब्लम देन आप उसके बाद कराची में भी अप्लाई कर सकते हैं। सो आई थिंक तकरीबन सारे डॉक्यूमेंट्स के बारे में मैंने बता दिए। यही डॉक्यूमेंट्स थी और ये डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होती हैं और यहाँ से अटेस्ट कराने होते हैं, सब आप लोगों को बता दिया। इफ़ होप्स हो कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। और इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन और नीड मोर गाइडेंस, सो प्लीज़ कमेंट, आप एक कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में आप सवाल पूछ सकते हैं, या आप हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पे भी आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में, चैनल में जाके आपको हमारी इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा। आप वहाँ भी हमें पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं और व्हाट्सएप